Hello students, today we are going to cover chapter 2nd, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together from your book Hornbill. The writers are Gordon Cook and Alan East and the theme of the chapter is germination. Yes, we are supposed to go through the problems without giving up. हमें समस्याओं से होकर जाना है बिना हार माने, ये इस चैप्टर का थीम है. Now let's see the explanation. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 1976 जुलाई में नरेटर यानी गॉर्डन कुक और उनकी वाइफ मैरी, उनका बेटा जॉनथन जो कि 6 साल का है, उनकी डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की हैं, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने समुद्री यात्रा शुरू की. टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. उस राउंड द वर्ल्ड वॉयज को, उस समुद्री यात्रा को पूरा करने के लिए जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के ज़रिए पूरा किया गया था. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो काफ़ी लंबे समय से मैरी और जो नरेटर हैं, जो कि 37 साल के एक ओल्ड बिजनेसमैन रहे हैं, उनका एक सपना था कि वो फेमस एक्सप्लोरर के बाद यानी कैप्टन जेम्स कुक के बाद वो समुद्री यात्रा करेंगे, पूरी वर्ल्ड की समुद्री यात्रा करेंगे. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स और 16 साल से उन्होंने अपना लेजर टाइम मतलब जो अपना खाली समय था, उन्होंने क्या करने के लिए, उन्होंने ब्रिटिश नदियों में और क्या किया, उन्होंने सीखा, उन्होंने समुद्री यात्रा और नदियों में जहाज़ चलाना सीखा. होनिंग आर सीफारिंग स्किल मतलब, होनी मतलब सीखना और सीफारिंग स्किल मतलब होता है कि समुद्र में जहाज़ कैसे चलाया जाए, इसका उन्होंने ट्रेनिंग ली. Our boat, Waywalker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. इनकी बोट जो थी, उनका नाम था Waywalker और वो 23 मीटर का डायमेंशन था उसका और 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी थी. 30 टन उसका वेट था और वो कैसी थी, पूरे लकड़ी उसका जो ढांचा था, उसका स्ट्रक्चर था बाहर का, वो पूरा वुडन हल्ड था यानी लकड़ी से बना हुआ था. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई थी. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट और काफ़ी महीने लगे उसको फिट करने में उन्हें और टेस्ट करने में. इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और सबसे बुरे मौसम में उन्होंने उसका टेस्ट किया जो वो कर सकते थे. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो इनकी जर्नी जो है, इनकी जो समुद्री यात्रा है, वह शुरू होती है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से और इनको पूरा वर्ल्ड को कवर करना था. तो उन्होंने प्लाईमाउथ से शुरू की और उनकी जो पहली लेग मीन पहला जो हिस्सा था, लेग मतलब पार्ट जो था उनका, वो क्या था, 3 साल का उन्होंने बनाया था योजना और 105,000 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर की. कहाँ तक, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. तो उन्होंने अफ्रीका से केप टाउन का सफ़र जो है बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया बिना कोई दिक्कत के. दे आर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि वो ईस्ट की तरफ बढ़ते, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन. तो उन्होंने केप टाउन में उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया जिसका नाम अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर था. लैरी विजिल एक अमेरिकी थे और हर्ब सिगलर जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के नेटिव थे. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन. उन्होंने उस 2 क्रू मैन को क्यों हायर किया था, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके. किस में हेल्प कर सके, क्योंकि वो सदर्न इंडियन ओशन को पार करने जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे वहाँ से, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी कि उस वर्ल्ड रफेस्ट सीज़ में उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि वहाँ बहुत तूफ़ान आते थे और वो प्रोफेशनल थे, इसलिए उन्होंने हायर किया. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. और दूसरे दिन जब वो केप टाउन से निकले
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी तूफ़ान झेले। वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स मतलब होता है तूफ़ान, स्ट्रॉन्ग तूफ़ान होते हैं, भयंकर तूफ़ान होते हैं, उसको हम गेल्स बोलते हैं। तो उन्होंने जब केप टाउन से निकले तो उन्होंने किसका इनकाउंटर किया, इनके साथ सामने बड़े बड़े तूफ़ान आना शुरू हुए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ हफ्ते तक वो तूफ़ान आते रहे लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब नैरेटर के लिए तूफ़ान जो था वो चिंता की बात नहीं थी उनके लिए। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो उस तूफ़ान का जो साइज़ था पानी में वो कैसा था, बहुत ही चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर्स, और जो वेव थी, जो लहरें थी, वो 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, और जो गेल था, जो समुद्री तूफ़ान जो था, वो 15 मीटर ऊंचा था। और इतना ऊंचा था कि जो नाव थी, उनकी नाव का जो मास्ट था, मास्ट जो होता है वो मस्तूल कहते हैं, यानी जो नाव पे जो एक पोल लंबा सा बीच में लगा होता है, जिस पे क्या होते हैं, जिसमें पाल जो होता है लटका होता है कैनवस टाइप का। तो वो इतनी ऊंची तूफ़ान आ रही थी, समुद्री तूफ़ान आ रहा था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 में क्या हुआ, जब दिसंबर 25 आया तो उन्होंने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे पाया पूर्व की ओर। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। इन सब एट्रोशियस वेदर के बावजूद, एट्रोशियस मतलब होता है खूंखार या बेरहम वेदर के बावजूद भी उन्होंने अपना क्रिसमस की जो छुट्टियां थी वो अच्छे से मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नया साल जब आया यानी 1 तारीख, तो उसमें कुछ वेदर में कोई बदलाव नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोगों ने रीज़न किया कि बदलाव आएगा, मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदला भी फॉर द वर्स। लेकिन मौसम बदला तो किस लिए बदला, बुरा बदला, बदतर से बदतर और स्थिति हो गई। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। एट डॉन, डॉन मतलब होता है सनराइज, सुबह का जो भोर का समय होता है। जनवरी 2 तारीख को क्या हुआ, जो लहरें थी समुद्री वो कैसी हो गई, और विशाल हो गई। जाइगेंटिक मतलब ह्यूज हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब यहाँ पे स्टॉर्म जिब का मतलब जो है वो है पाल होता है। आप जब देखेंगे बोट में एक पोल होता है लंबा सा, जिसे हम कहते हैं मास्ट, और उसमें 2 कपड़े, कैनवस टाइप के कपड़े होते हैं और साइड साइड में लगे होते हैं, जो हवा को क्या करता है, जो इसको हॉइस्ट करते हैं तो हवा से डायरेक्शन मिलता है और नाव आगे चलती है। तो वो जो स्टॉर्म जिब था वो क्या हुआ, वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब। तो एक छोटा स्टॉर्म जिब जो था उससे ही वो सेल कर रहे थे, नाव चल रही थी। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उस छोटे स्टॉर्म जिब की वजह से भी उन्होंने, उसकी वजह से क्या हुआ, वो 8 नॉट पर आवर वो चल रहे थे। ये नॉट्स जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और जो शिप थी वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, और हर एक वेव से क्या हो रही थी, हर एक वेव से ऊपर जा रही थी शिप। और क्या हो रहा था, वो देख सकते थे कि जो समुद्र की लहरें वो उनकी तरफ और चढ़ी आ रही थी। और एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और उनके लिए जो समुद्री तूफ़ान जो था वो क्या था, उनके कानों के लिए वो बौछार की जो आवाज़ थी उनके कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern। स्टर्न जो होता है वो क्या होता है, नाव के पीछे का हिस्सा होता है, इसे हम स्टर्न बोलते हैं। टू स्लो द बोट डाउन, तो नाव को और धीमा करने के लिए इन्होंने स्टॉर्म जिप को क्या किया, जो कैनवस टाइप का कपड़ा होता है लगा, उसको क्या किया, उन्होंने गिरा दिया। एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the, और उन्होंने एक लंगर बनाया, लूप बनाया, और क्या किया उन्होंने, जो पीछे का हिस्सा होता है बोट का, वहाँ पे उसको बना के बांध दिया। दैन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हर एक चीज़ को उन्होंने मेक श्योर किया कि वो हर एक चीज़ क्या है, डबल लैश्ड हो। डबल लैश्ड मतलब रस्सियों से डबल बंधी हो। वी वेंट थ्रू आर लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है वो उन्होंने निकाला, यानी बोट को।
अटैच लाइफ लाइन्स, और फिर उन्होंने लाइफ लाइन्स अटैच कर दिया उसके साथ। फिर डोंट ऑल स्किन्स, डोंट मतलब उन्होंने पहना, क्या पहना, ऑल स्किन्स यानी वाटर प्रूफ उन्होंने कपड़े पहने जिस पे ऑयल बाहर से लगा होता है। एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहने जो उनको डूबने नहीं देता। एंड वेटेड, और उन्होंने सिर्फ इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम आउट एट अबाउट 6 PM विद एन ominous साइलेंस। जो पहला संकेत उनको मिला इम्पेंडिंग डिज़ास्टर का, इम्पेंडिंग मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो आपत्ति आने वाली थी, जो मुसीबत आने वाली थी, उनको पहला संकेत उसका मिल गया। वो कब मिला, शाम के 6 बजे। और कैसे वो संकेत मिला, ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस मतलब एक ऐसा साइलेंस जो कि बिल्कुल क्या था, थ्रेटनिंग था, बहुत ही बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी और बहुत अशुभ टाइप का वो साइलेंस लग रहा था। इसका अंदेशा ये हो रहा था कि कुछ तो मुसीबत आने वाली है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा क्या हो गई, धीमे हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान में बादल क्या हो गए, छा गए और अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तभी एक दहाड़ने की आवाज़ आई। एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और तभी का एक बड़ा क्लाउड शिप के पीछे की ओर आया। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप मतलब हो गया शिप के पीछे एक बड़ा सा क्लाउड आते हुए दिखाई दिया। विथ हॉरर, और डर, उनको डर लगा। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और डर के साथ उसको ये एहसास हुआ नरेटर को कि ये बादल, असल में ये बादल नहीं था, लेकिन ये एक बड़ी लहर थी जो कभी भी किसी ने कभी नहीं देखा था, साथ साथ नैरेटर भी कभी नहीं देखा था। वो इतनी बड़ी लहर थी जो ऐसा जैसा लग रहा था मानो काले बादल छा गए हैं। And it appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. और इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और वो जो लहरें आ रही थी वो इतनी ऊंची थी और इतनी सीधी थी, और ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। जितनी भी अभी तक उन्होंने लहरें देखी उसकी जस्ट दुगनी लहर थी, यानी इतनी ऊंची और इतनी बड़ी लहरें थीं जो भी वो देखी उन्होंने। एंड विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो ऊपर का क्रेस्ट मतलब जो ऊपर का जो टॉप वेव का टॉप हिस्सा होता है वो बहुत ही देखने में फ्राइटफुल लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो दहाड़ थी उसकी, वो जो तूफ़ान की, समुद्री तूफ़ान की वेव की, वो धीरे धीरे क्या हुई, थंडर यानी गरजने की आवाज़ में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और उसी के साथ साथ जो नाव का जो पीछे का हिस्सा था स्टर्न, वो भी क्या हुआ, वेव के साथ ऊपर की ओर जाने लगा। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक पल के लिए लगा नरेटर को कि वो अपनी जहाज़ के साथ क्या हो, वहाँ से होकर निकल जाएगा। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक, लेकिन तभी क्या होता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो उसके जहाज़ के डेक को हिला देता है। डेक मतलब जो ऊपर का फ्लोर होता है जहाज़ का, उसको हिला देता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और तभी क्या होता है, हरा और सफ़ेद पानी का जो धार होता है, धार आती है और शिप के ऊपर गिरती है और क्या करती है, माई हेड स्मैश इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग अ बोर्ड, और नरेटर का सिर जाके स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और उड़ते हुए वो क्या होता है, वो बोर्ड पे गिरता है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जाके फिर उसके बाद गिरता है वो लहरों में, वो नीचे डूबने लगता है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और नरेटर को यह एहसास हो जाता है कि अब मेरा अंत करीब है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होने लगा, हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो उसे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है अब, ही इज़ लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। एंड अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और उसको उसकी उम्मीद तो नहीं थी, तभी क्या होता है, उसका उम्मीद नहीं थी, उसका सर पानी से बाहर आता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, थोड़े मीटर दूरी पर क्या होता है, वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और जब वो देखता है पानी थोड़ी दूर पे जो उसकी जहाज़ रहती है वो क्या हो रही, कैप्साइजिंग हो रही। कैप्साइजिंग मतलब वो पलट रही है, वो पलटी हुई है हर मास्ट से ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके जो मस्तूल थे, जो पोल थे जहाज़ के, वो ऑलमोस्ट कैसे हो चुके थे, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब जो लेट गया था, जैसे कि हम वर्टिकल लाइन जो होती है वो सीधी होती है, मस्तूल जो होता है वो सीधा खड़ा होता है, जो पोल होता है। और वो हॉरिजेंटल का यहाँ मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट जो आपका वेव वॉकर्स की जहाज़ थी वो पलट गई थी और डूबने वाली थी, क्योंकि उसका पोल जो था वो बिल्कुल लेट गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अप राइट,
तभी क्या होता है कि अचानक से एक और लहर आती है और उस जहाज़ को वो टक्कर मारती है और फिर से अगेन वो सीधी हो जाती है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और जो नरेटर की जो लाइफ लाइन रहती है, जो पहना रहता है, उसकी रस्सियाँ जो रहती हैं और जो कपड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, तन जाते हैं। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और वो जहाज़ का जो गार्ड रेल्स होता है वो उसको पकड़ता है। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और वो छलांग लगाते उछलते हुए वो हवा में अपने जहाज़ के मेन बूम पे आता है। सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। बूम जो होता है वो एक रॉड टाइप का हिस्सा होता है, जो कि वो बड़ा सा जो कैनवस होता है, सेल जो होता है, पाल जो होता है, उसके नीचे लगा रहता है, उसकी डायरेक्शन के लिए रहता है, डायरेक्शन बनाने के लिए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डोल, और सब्सिक्वेंट जो वेव्स रहती है, यानी लगातार जो आती रहती है, जो लहरें आती रहती हैं, वो नैरेटर को क्या करती रहती, टॉस यानी इधर उधर फेंकती रहती थी। कभी वो इधर गिर रहा है, कभी वो इधर गिर रहा है जहाज़ में, जैसे कि हम देखे होंगे टाइटैनिक वगैरह हम देखे होंगे फिल्मों वगैरह में। तो वो टॉस्ड अराउंड हो रहा है, वो कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, जैसे कोई रैग डॉल, और रैग डॉल मतलब फटी फटी गुड़िया जो है वो इधर उधर, कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। तो कुछ इस तरह मानो वो जहाज़ पे उसके साथ हो रहा है। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, और उसी बीच उसका क्या होता है, उसका जो उसकी लेफ्ट पसली होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह खून से भर जाता है। एंड ब्रोकन टीथ, और उसके दांत भी टूट जाते हैं। Somehow I found the wheel, lined up the stone for the next wave and hung on. कैसे करके वो व्हील पकड़ता है, स्टीयरिंग व्हील पे आता है, एंड लाइंड अप द स्टोन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और वो कैसे तैसे मैनेज करके वो क्या है, वो नेक्स्ट वेव तक कवर करता है और उसमें डटा रहता है और वो आगे बढ़ता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी, से हर जगह पानी। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, और नैरेटर को ये एहसास हो जाता है कि जो शिप के नीचे भी पानी चला गया है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन ये पता लगाने के लिए वो स्टीयरिंग वो नहीं छोड़ता है। क्या पता लगाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि पानी नीचे भरा है कि नहीं भरा है। उसको एहसास तो हो गया है कि पानी नीचे भर गया, लेकिन वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ना नहीं चाहता था। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक से सामने का जो शिप का जो फ्रंट हैच था, यानी डोर जो था, एयर टाइट डोर था, हैच, वो खुलता है धड़ाक से, और उसकी वाइफ मैरी सामने दिखती है। वी आर सिंकिंग, और शी स्क्रीम्ड, और चिल्ला के बोलती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक्स होता है यानी फ्लोर जो होता है ऊपर का शिप का, वो क्या होता है, टूट जाता है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम सब क्या हैं, और मैरी बोलती है डेक्स जो है टूट गया है और हम सब पानी से भर गए हैं, पूरी शिप पानी से भर गया है। टेक द व्हील, आई शार्टेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और नैरेटर रहता है, उसका जो हस्बैंड रहता है, वो क्या होता है, चिल्लाते बोलता है कि तुम आओ और स्टीयरिंग को संभालो मैरी। और फिर वो रेंगते हुए कहाँ पहुँचता है, जो फ्रंट हैच जो होता है जहाँ से मैरी आती है वहाँ तक वो पहुँचता है रेंगते हुए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, अब जो उन्होंने केप टाउन में 2 क्रूमैन हायर किए थे, लैरी और हर्ब को, वो क्या कर रहे थे, वो नीचे पानी को पंप से पागलों की तरह निकाले जा रहे थे क्योंकि नीचे पानी भर चुका था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो टूटे हुए टिम्बर्स मतलब जो लकड़ियाँ थी, लॉक्स थे, वो क्या हो रहे थे, वो ऐसे इधर कोई टूटे, इधर लटके हैं, कोई उधर लटके हैं, कोई इधर डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन, सब बिखरा हुआ था। द होल साइड स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और स्टारबोर्ड जो होता है वो शिप का जो राइट साइड होता है, उसका जो साइड होता है, राइट साइड का जो हिस्सा होता है, उसे स्टारबोर्ड बोलते हैं। तो वो बाहर निकल आया था, बल्ज्ड इनवर्ड्स, तो अंदर की ओर निकल आया था, और पानी की वजह से। और क्लॉथ्स और कपड़े और क्रॉकरी, चार्ट, थिंग्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और ये सारे सामान जो थे वो गहरे पानी में क्या हो रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, आई हैव स्वैम हाफ क्रॉड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और नैरेटर जो रहता है गॉर्डन कुक, वो आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए बच्चों के केबिन पहुंचता है। आर यू ऑल राइट, और वो पूछता है क्या आप लोग ठीक हो, आई आस्क्ड, तो येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उनमें से एक जवाब देता है कि हाँ हम ठीक है। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, मैं ठीक हूँ। और कहाँ से वो जवाब देते हैं, अपर बंक से, यानी जो ऐसा बेड जिसमें क्या होते हैं, पार्ट होता है कि नीचे भी बेड होता है, उसी से जुड़ा हुआ ऊपर बेड होता है, जो हॉस्टल वगैरह में जनरली बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, बॉयज़ हॉस्टल्स वगैरह में यूज़ होते हैं वो।
तो उसको हम बंक बोलते हैं। तो वहाँ पे उनका बेटा जॉनथन रहता है और उनकी बेटी सुजैन रहती है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेट स्यू, तभी स्यू सुजैन उसकी बेटी बोलती है कि मेरा सर जो है वो दुख रहा है थोड़ा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, और अपनी आंखों के ऊपर इशारा करते हुए दिखाती है उस बम्प को, बड़े से बम्प को। बम्प मतलब जो सूजन आ जाती है, जैसे कि हम जब किसी से जैसे सर पर चोट लग जाती है तो हल्का सा ऊंचा सा एक बम्प निकल आता है, तो उसको हम बम्प कहते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और यहाँ पे नैरेटर के लिए इस समय इतना टाइम नहीं है कि वो उस सूजे वाले हिस्से पे ध्यान दे, क्योंकि उसका जो एक मकसद वो है कि उसे कैसे कैसे वो सबकी जान बचाए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और आफ्टर तो हथौड़ा और स्क्रूज और कैनवस को ढूंढने के बाद, कैनवस क्या होता है, एक बड़ा सा रॉ क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, तो उसको ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो कैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए वो डेक पे पहुंचता है। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड ओपन, और जो साइड बोर्ड रहता है, जो राइट का स्टार बोर्ड होता है, साइड बोर्ड रहता है राइट साइड का, वो क्या होता है, पूरा भटोभट वो क्या होता है, खुला हुआ होता है। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हर एक लहरें जो आके टकरा रही है उससे क्या हो रहा है, पानी अंदर भर रहा है। इफ़ आई कूडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, तो नैरेटर बोलता है अगर मैंने जल्द ही कुछ रिपेयर नहीं किया तो हम जल्दी ये डूब जाएंगे शिप के साथ। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और किसी तरह नैरेटर ने मैनेज किया उस कैनवस को लगाने के लिए, जहाँ से वो जो साइड बोर्ड था, जो साइड का हिस्सा था शिप का, वो टूट गया था, पानी अंदर से आता, तो वहाँ पे उसने कैनवस को कैसे कैसे स्ट्रगल करके स्ट्रेच करके उसको लगाया, और एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और उस गैपिंग होल्स को उसने क्या किया, उसने सिक्योर किया उस कैनवस को, कैनवस से वाटरप्रूफ करके दरवाजे पे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन थोड़े पानी जो है फिर भी वो कंटिन्यू हो रहे थे, नीचे से वो बह रहे थे और आ रहे थे शिप के अंदर। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर सी, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या हो गया था, वो बाहर निकल चुका था, और उस कैनवस की वजह से क्या हो रहा था, वो पानी अंदर नहीं आ रहा था। डिफ्लेक्टेड मतलब उस पानी का जो रुख था वो अंदर की ओर नहीं आ रहा था, बाहर की ओर ही जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद डेब्री floating around the cabin and the electric pump short circuited, और मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और प्रॉब्लम बढ़ी व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक, तो उनका जो पानी निकालने वाला जो हैंड पंप था वो क्या था, वो ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि उस पानी के ज़रिए क्या हो रहा था, जो डेब्री मतलब जो कूड़ा करकट जो थे, गाबिज थे, वो क्या हो रहे थे, मलबे थे, वो उसकी वजह से क्या हुआ, पंप ब्लॉक हो गया अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का स्तर जो था वो धीरे धीरे खतरनाक तरीके से बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड along with the forestay sail and jib, the dinghies and the main anchor. बैक ऑन डेक, और पीछे डेक पर क्या था, आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर, और उनके पास 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे, हैड बीन रेस्ट वो बोर्ड, और वो क्या हो गए थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। अलॉन्ग विद अ 4 स्टे सेल, और उनके पास एक 4 स्टे सेल थी, एक रस्सी थी, और जिप था, एंड डिंगीज एंड द मेन एंकर, और एक डिंगीज मतलब एक स्मॉल बोट होती है वो, और एक उनका मेन एंकर, ये सब चीज़ें क्या थे, उनके 2 स्पेयर हैंड पम्प के साथ क्या हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, और तभी नैरेटर को ये याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पम्प है चार्ट रूम फ्लोर के अंदर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और उसने उसको आउट पाइप, बाहर एक पाइप से कनेक्ट किया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो बहुत ही थैंकफुल रहा कि वो काम कर गया। क्या कर गया काम, इलेक्ट्रिक पम्प जो स्पेयर में रखा हुआ था चार्ट रूम फ्लोर में। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और उनकी रात जो थी, वो जो रात जो कट नहीं रही थी, वो लगातार चलने वाली रात, वो क्या हो रही थी, बहुत ही ठंडी थी, और उनकी जो पूरी रात थी वो किन काम में बीती, किन काम को करने में बीती, पंपिंग पानी बाहर निकालने में, स्टीयरिंग संभालने में, और रेडियो को चलाने में। रेडियो चलाने कहने का मतलब है वो बराबर चेक कर रहे थे कि सिग्नल कोई मिल जाए, कैच कर ले, और कोई उनको
हेल्प के लिए कोई भेज दे वहाँ पे। सो वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेरे कॉल्स, लेकिन उनको फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहे थे उनके मेरे कॉल जो होते हैं वो एक इमरजेंसी कॉल होती है जो रेडियो के थ्रू जो होती है लोग देते हैं, ताकि सिग्नल देते हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और चूँकि उनके मेड कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, जो भी सिग्नल देना चाह रहे थे रेडियो से उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि, और ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जिस समुद्र में थे वो क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया से काफ़ी मतलब दुनिया का बहुत ही रिमोट, काफ़ी ऐसा एरिया था, कॉर्नर मतलब जहाँ पे कोई इन्हाबिटेंट्स नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, बहुत ही दूर दराज इलाके दुनिया का कोना था वो। स्यूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और जो सुजैन का जो हेड था वो बहुत ही चिंताजनक क्या हो गया था, बहुत ही बढ़ चुका था, सूजन आ चुकी थी। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई, 2 बड़े बड़े काली आंखें हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अभी उसने दिखाया क्या कि उसके बाजू में एक बड़ा सा कट भी लगा हुआ है, गहरा कट भी, चोट लगी हुई है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। और जब नैरेटर ने अपनी बेटी से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया और भी अपनी इंजरी के बारे में, जब उसने बोला था कि मेरे सर पे चोट लगी है, तब उसने इस हाथ के बारे में नहीं बताया। तो सुजैन ने क्या रिप्लाई दिया कि मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो उसकी बेटी है सुजैन, इतनी छोटी होने के बावजूद भी बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही मैच्योर है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और जनवरी 3 तारीख को सुबह जो पंप था, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, तो पंप की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, पानी बाहर निकला और क्या हुआ, वाटर लेवल जो है अंडर कंट्रोल हो गया फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, और इतना कंट्रोल हुआ कि ये 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे इन रोटेशन बारी बारी से। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रिमेंडस यानी बड़ा लीक था कहीं ना कहीं नीचे, जहाँ से पानी जो था वो अंदर आ रहा था। और चेक करने पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, और पता करने पर ये पता चला कि जितने भी मेन रिब्स थे, जो शिप के मेन रिब और फ्रेम थे, वो क्या हो गए थे, टूट चुके थे डाउन टू द कील जो होता है बोट का जो बेस होता है उसके नीचे के स्टील का एक हिस्सा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कील बोलते हैं। तो वो वहाँ तक वो टूट चुका था, बहुत बुरी तरीके से स्मैश्ड हो चुका था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोट हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, और इतनी बुरी हालत हो गई थी शिप की कि कुछ भी नहीं बचा था, होल्डिंग अप होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोट हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, यानी सिर्फ थोड़ा सा कुछ एक शिप का कुछ एक स्ट्रक्चर था, पार्टीशन था, उसकी वजह से क्या हुआ था, वो शिप का जो मेन हिस्सा था वो क्या हुआ था, संभला हुआ था, नहीं तो सब कुछ स्मैश्ड हो चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और इनको स्ट्रगल करते हुए 15 घंटे हो गए थे जब लहरों ने इनकी शिप को हिट किया था। शुरुआत में स्ट्रगल करते हुए उन्होंने सर्वाइव करते हुए 15 घंटे हो चुके थे, यानी वो लगातार 15 घंटे से वो स्ट्रगल कर रहे थे उस पानी में अपनी जान बचाने की। बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो वेव वॉकर था वो इतनी मजबूत नहीं था, इतना टूट चुका था, इतना मजबूत नहीं था कि वो और देर तक उनको उस तूफ़ान को झेल पाए और उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पाए। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east, और जब उन्होंने चार्ट में चेक किया और कैलकुलेट किया अपने कंपस के थ्रू, तो उनको पता चला कि आगे छोटा सा दो आइलैंड है, थोड़ी a few hundred kilometers यानी कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पे पूरब की ओर क्या है, वहाँ छोटे से 2 आइलैंड हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम, और 2 में से कोई एक का नाम यहाँ दिया गया है, तो इसका नाम क्या था, आइल एम्स्टरडम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस आइलैंड था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स मतलब होता है सुई, जो होती है, जब हम उसको चिपकते हैं तो उसका जो निशान होता है, यानी सुई का जो निशान होता है, यानी जो नोक होती है
उसको कहते हैं पिन ब्रिक। तो ये जो आइलैंड था, आइल एम्स्टरडैम जो था वो इतने बड़े ओशन में मानो वो आइलैंड एक सुई की नोक के बराबर था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। कह रहा है बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, जब तक हवा और समुद्री लहरें क्या है कम नहीं होंगी, सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि वो क्या कर सकें, वो सेल को क्या कर सकें, उसको होइस्ट कर सकें, उसके जो पाल था उसको वो लहरा सके ताकि वो शिप आगे चल सके। चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और उनके चांस जो थे बहुत ही कम थे कि वो अपने वो उस आइल एम्स्टरडैम आइलैंड पे पहुंच सके। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी बड़ी लहरें थी उसकी वजह से क्या हुई, इनकी जो सेकेंडरी इंजन था वो भी क्या हुआ, काम करना बंद कर दिया। ऑक्सिलरी इंजन मतलब जो इमरजेंसी के लिए सेकेंडरी इंजन होता रखे रहते हैं, तो वो भी इस वेव की वजह से क्या हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, आउट ऑफ एक्शन हो गई, यानी ख़राब हो गई थी। ऑन जनवरी 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे के बाद लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और लगातार 36 घंटे की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद उनके जो शिप में जो पानी था वो अब थोड़ा ही कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब इनको करना क्या था कि जो पानी अंदर शिप में आ रहा था बस उन्हीं को उनको बाहर निकालना था या आने से रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन मेन मास्ट। अब जो मेन मास्ट था, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो मेन मास्ट जो मस्तूल था उससे जो जुड़ा हुआ सेल था उसकी वजह से वो आगे अब नहीं बढ़ सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अब रिगिंग मतलब है रस्सियाँ। अब वो इसलिए क्योंकि वो अगर वो ऐसा करते तो जो रस्सियाँ थी उस पर प्रेशर पड़ता, और वो रस्सियाँ जो था वो जो ऊपर के डेक और जो स्ट्रक्चर थे लकड़ी के वो खींचता, जब उससे प्रेशर बनता तो वो क्या होता, वो पूरे सब के ऊपर के स्ट्रक्चर जो होते वो रस्सी पे प्रेशर पड़ने से क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वे अथॉर द 2 आइलैंड्स। पर तो कैसे तैसे वो करके उन्होंने सेल को हॉस्ट करते हुए स्टॉर्म जिब जो एक पाल था लगा हुआ, उसको हॉस्ट करते हुए वो आगे की ओर बढ़े उस 2 आइलैंड्स के पास। सो वे आई थॉट द 2 आइलैंड्स, जहाँ पे उन्हें लगा शायद वो पहुँच सकते हैं, मतलब अभी वो श्योर नहीं थे, उन्होंने आइडिया लगा के वहाँ वो गए वहाँ पे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और मैरी उसकी वाइफ ने कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट को खोजा और फिर दोनों ने और सब ने उसको खाया इन ऑलमोस्ट 2 days, यानी करीब 2 दिन के बाद उनका वो पहला मील था जो उन्होंने खाया। क्या खाया? कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। तो इनका जो आराम था, इनका जो रेस्ट था, रेस्पाइट मतलब रेस्ट जो था वो बहुत ही थोड़े समय का था। एट 4 PM 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे फिर शाम को काले बादल जो हैं उनको घेरने लगे, उनके पीछे आने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड विद इन द आवर, और कुछ घंटे में क्या हुआ, 1 घंटे में जो हवा थी वो अगेन वॉज बैक टू 40 knots, और इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, एंड दो 40 knots पर आवर हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। अब अगेन जो तूफान थे जो क्या हो गए और ऊंचे, और रफ्तार उनकी बढ़ गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और जो मौसम था वो लगातार क्या होता जा रहा था, डिटीरियोरेट मतलब होता है वर्स होता जा रहा था, यानी बद से बदतर होता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट, रात में। एंड बाई डॉन, और सुबह भोर तक क्या हुआ, जनवरी 5 को, ऑन जनवरी 5 आ सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और जनवरी 5 को उनकी जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं हुई, अगेन वो डेस्परेट थी, बहुत ही ख़राब थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" और जब वो अंदर गया अपने बच्चों को दिलासा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, तो उसके बेटे जॉन ने उससे पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। और नरेटर ने उसको, उसके फादर ने अश्योर किया, उसे आश्वासन दिया कि हम कर सकते हैं और हम आइलैंड पहुंचेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, यू एंड आई। और जॉनथन ने बोला, लेकिन डैडी
हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम एक साथ हैं, आप, मम्मी, सू और मैं। हम यहाँ दे सकते हैं कि जॉनथन जो है बहुत ही बहादुर है, ब्रेव है, और यहाँ से उसका टाइटल लिया गया है इस चैप्टर का। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, और नरेटर को कुछ शब्द नहीं मिलता है कि कैसे अपने बेटे की इस बात पर रिस्पॉन्स दे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, और लेकिन उसने उसके बच्चों के केबिन को छोड़ा और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था कि वो कुछ भी हो जाए सी से फाइट करते हुए वो आगे बढ़ेगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो जो कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड था, यानी राइट का जो हिस्सा था शिप का कमज़ोर पड़ चुका था, उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। हीव टू मतलब होता है रेस करना या लिफ्ट करना। सो आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, जो अनडैमेज्ड पोर्ट था, यानी टूटा हुआ, जो टूटा नहीं था पोर्ट हल अगेन वो जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 220-liter plastic barrels of paraffins। तो यहाँ पे कुछ पैराफिन मतलब यहाँ केरोसिन ऑयल का कुछ बैरल था, एक कंटेनर था प्लास्टिक का बना हुआ, 22 लीटर का, 2 प्लास्टिक बैरल थे पैराफिन केरोसिन ऑयल वाले और 22 लीटर वाले, और वो और एक बड़ी सी नायलॉन रोप थी। तो सो ही यूजिंग एन इम्प्रोविज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड टू इतना, तो उन्होंने कैसे तैसे करके उसको मैनेज किया, इस बैरल को, प्लास्टिक बैरल को उसको फेंका और नायलॉन रोप का एंकर बना के, एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप को करके उसको कैसे तैसे मैनेज करके उसने एडजस्ट किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और उसके हस्बैंड दोनों एक साथ बैठते हैं हाथ पकड़ के। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। और क्या होता है, शिप होती धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और पानी जो होता है धीरे धीरे करके क्या होता है, ब्रोकन वेसल से, ब्रोकन प्लैंक से, जो टुकड़ा होता है, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उससे धीरे धीरे करके रिस्क के अंदर आते रहते हैं। शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। वी बोथ फेल्ट देन द एंड वॉज वेरी नियर। और दोनों को इस बात का एहसास हो रहा था कि सबका अंत करीब है, क्योंकि पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा था, तूफ़ान बढ़ता ही जा रहा था और बद से बदतर मौसम होता जा रहा था, और उनको पता नहीं था कि वो आइलैंड रीच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे कि भी नहीं। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन जो वेवॉकर की जहाज़ थी वो तूफ़ान से होते हुए आगे बढ़ी, और जनवरी 6 की सुबह विद द विंड ईजिंग, और हवा क्या होती है हल्की सी ईज हुई, कम हुई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सिक्सटेंट। सिक्सटेंट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि शिप हैं और एरोप्लेन वगैरह उसकी डायरेक्शन नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन के लिए। बैक इन द चार्ट, सो आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग, तो उस पर उसने रीड करना शुरू किया डायरेक्शन के लिए सिक्सटेंट को। बैक इन द चार्ट रूम में आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। चार्ट रूम में जाके क्या किया इसने, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, सो जो वायु की गति थी, हवा की गति, उस पर काम किया इसने। चेंजेस ऑफ कोर्सेस, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट अ पोजीशन, तो ये उस सिक्सटेंस के ज़रिए और भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो यूज़ किया उसने कि धारा जो थी, पानी की जो धाराएं थी, जो लहरें थी, और ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए कि क्या पोजीशन है, उन्होंने उसने अपना जो एक कैप्टन की जो एक ट्रेनिंग होती है वो इस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, उनको सिखाया जाता है कैसे हम अपनी शिप की पोजीशन को पता करें और वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, और लहरों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये सिक्सटेंट और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए, कंपास का यूज़ करते हुए करते हैं कैलकुलेट। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो जो कुछ भी बेस्ट कर सकता था वो ये था कि वी वर समवेयर इन, जो कर सके वो ये था कि वो वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ओशन। ये 150,000 किलोमीटर बड़ा ओशन में 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे थे। इसीलिए पीछे बोला गया था, राइटर ने बोला था, मानो वो कैसा है, ये 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड जो है मानो वो एक
सुई की नोक के बराबर है इतने वास्ट ओशन में। While I was thinking, जब ये सोच ही रहा था, Sue moving painfully joined me, तो सुजैन आती है और दर्द में कराहते हुए और किसके पास आती है, नैरेटर अपने फादर के पास आती है। द लेफ्ट साइड ऑफ अ हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, अब उसका जो सर है, लेफ्ट साइड सर का, वो बहुत ही सूज गया है, बहुत ही ज़्यादा है। हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आंखें थी वो अब क्या हो गई हैं, दब गई हैं। सूजन चेहरे पे आ गया तो उसकी आंखें क्या हो गई, एकदम से दब गई हैं, स्लिट हो गई हैं। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने पापा को, अपने फादर को एक कार्ड दिया जो उसने खुद हाथों से अपने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और सामने में क्या बनाया था उस कार्ड पे, उसने कैरिकेचर कार्टून बनाया था, किसका, मैरी का और उसके फादर का कार्टून बनाया हुआ था, और उसमें कुछ लिखा हुआ था, एंड मी विद द वर्ड्स हियर सम फनी पीपल, उसमें क्या लिखा हुआ था, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और एक मैसेज लिखा हुआ था अंदर, ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तो ये कार्ड किस लिए है, आप दोनों को थैंक यू करने के लिए हैं और बेस्ट की आशा करने के लिए हैं। तो ये उस कार्ड के अंदर उसकी बेटी सुजैन ने लिखा हुआ था अपनी मदर और फादर के लिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, तो कैसे तैसे नैरेटर जो है यहाँ बोल रहा है कि कैसे तैसे करके उसे आइलैंड पहुँचना था, वो डिटरमाइंड था, वो डिटर्मिनेशन उसके अंदर थी, वो कैसे तैसे फेस करते हुए उसको आगे जाना है। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वो बार बार वो अपनी कैलकुलेशन को, सिक्सटेंट को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था, रीचेक कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, पोजीशन डायरेक्शन देख रहा था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस, और उसका जो मेन कंपस था वो क्या होता, खो चुका था कैप्टन का। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, और जो कंपस इस समय यूज़ कर रहा था वो भी स्पेयर में था, और जो कि उसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन होता है, जो भी उसका चुंबकीय वेरिएशन बदलाव होता है, वो भी सही से करेक्ट नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस, तो उसने एक मार्जिन बना के वो चला इसके लिए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के हिस्से में जो है वो पश्चिमी धाराएं बहती थीं, तो उसका हिसाब वो करके कैसे तैसे उसने मार्जिन लेकर, वो चूँकि कैप्टन था उसको आइडिया था, तो वो कैसे तैसे मार्जिन लेके कि एस्टिमेट लेके कि इधर से वेस्टर्ली करंट जो है, पश्चिमी बहाव बहती है इस इंडियन ओशन में, तो उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए मार्जिन लेके वो आगे बढ़ा। अबाउट 2 PM, 2 बजे के करीब, आई वेंट ऑन डेक, वो डेक पे गया, एंड आई आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और उसने क्रू मैन लैरी से बोला कि आप 185 डिग्री पे स्टीयर को घुमा दो। इफ़ वी वर लकी, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM, और उसने क्या बोला उससे, लैरी से, कि अगर हम लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, तो भाग्यशाली हैं, तो हम क्या हैं, हम शाम को 5 बजे तक क्या है, आइलैंड को देख पाएंगे। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off, और उस हैवी हार्ट के साथ वो क्या होता है, नीचे जाता है और बैंक पे, यानी वो जो बेड जो रहता है बच्चों वाला, उस पर क्या होता है, उस पर चढ़ के वो अमेजिंगली डोज मतलब वो सो जाता है, ऊँगता रहता है और सो जाता है, और वो अमेजिंगली मतलब क्योंकि इतनी मुसीबत में कैसे उसको नींद आ जाती है, उस बात के लिए अमेजिंगली लिखा हुआ है। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, और जब अचानक जब वो उसकी नींद खुलती है, देखता है तो वो कितना बज रहा होता है, शाम का 6 बज रहा होता है, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा होता है, यानी रात हो रही होती है। एंड आई न्यू वी मस्ट हैव मिस दी आइलैंड, और उसको लगा, ये जानता था कि कहीं ना कहीं ये आइलैंड इन लोगों ने मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब उसको ये एहसास हो रहा था कि अब ये सेल आगे, ये विद द सेल वी हैड लेफ्ट, कि अब ये सेल आगे नहीं कर सकते हैं, और इनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि वो वेस्टर्ली विंड से लड़ते हुए वो आगे जा सके, क्योंकि इनकी वेव वॉकर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। सो एट दैट मोमेंट अ tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. उसी पल क्या होता है, कुछ बिखरे हुए बाल जो हैं उसके बेड के पास आता है जहाँ वो लेटा होता है कैप्टन, कैन आई हग, और जॉनथन बोलता है उसका बेटा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। स्यू जो होती जस्ट जॉनथन के पीछे रहती है। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, कैप्टन बोलता है उसका फादर कि मुझे क्यों आप
हग कर रहे हो, मुझे गले लगा रहे हो, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। और जोनाथन बोलता है क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन भी। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। और रिप्लाई में बोलता है कि आज नहीं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, सेट स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। लेकिन क्यों, आप हैं, स्यू बोलती है, लेकिन आप हैं दुनिया के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हैं। और थोड़ी सी रूखी वॉइस से बोलती है, आपने आइलैंड जो खोज लिया है। वॉट आई शाउटेड, कैप्टन चिल्लाता है, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोरस एज बिग एज अ बैटलशिप। दोनों जॉनथन और स्यू जो होती है वो एक साथ एक लय में इन वन एकॉर्ड चिल्ला के बोलती हैं, ये आपके सामने हैं, कितना बड़ा है ये, बैटलशिप के बराबर है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam। और दौड़ते हुए कैप्टन डेक के पास जाता है और कैसे देखता है, गेस्ट मतलब होता है ध्यान से देखता है, बहुत राहत के साथ, रिलीफ के साथ दिखता है। किसको दिखता है? एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम जो आइलैंड से सामने होते हैं वो साफ साफ, स्टार्क आउटलाइन मतलब साफ साफ आइलैंड का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है कि सामने आइलैंड है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। और जो वो आइलैंड होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वोल्केनिक रॉक जो होता है, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, उसका एक छोटा सा आइलैंड है। ब्लीक पीस मतलब जहाँ पे कोई भी वेजिटेशंस नहीं है, बहुत रेयर, बहुत कम वेजिटेशंस वगैरह, हरियाली नहीं है, विथ लिटिल वेजिटेशंस, बहुत पेड़ पौधे बहुत कम हैं, बिकॉज वहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता था, इस वजह से। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और नैरेटर ने से बोला कि वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद एक छोटी सी होप उनकी ये बची थी कि वो बस कैसे तैसे करके वो आइलैंड पहुंच जाए। तो उनके लिए आइलैंड इस समय बहुत दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड बन चुका था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। और उन्होंने क्या किया फिर? वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। और रात के लिए इन्होंने क्या किया? लंगर को डाला और सब उस आइलैंड से थोड़ा दूर। ऑफ शोर मतलब होता है कि वो अभी भी ज़मीन पे नहीं उतरे, तो उन्होंने लंगर डाली। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्ड अशोर। और अगले सुबह उस आइलैंड में, उस आइल एम्स्टर्डम में सिर्फ कुल 28 इनहैबिटेंट्स रहते थे। और उन्होंने बहुत ही चीयरफुली क्या किया? ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अशोर। और उनकी मदद की, कहाँ लाने में? उनको आइलैंड में उतारने में, जहाज़ से उनकी मदद की। अशोर मतलब ऑन द लैंड, उनको शिप से उतारने में, निकालने में उनकी वहाँ से मदद की। सो विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। और जब कैप्टन ज़मीन पे आया तो उसके जो थाट्स थे वो किनके विचारों से भरे हुए थे? किस विचारों से? उनके जो माइंड था वर फुल ऑफ लैरी के बारे में सोच रहा था, हर्बी के बारे में सोच रहा था, यानी जो स्क्रू मैन जो थे, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब वो इसलिए सोच रहा था कि वो दोनों बहुत ही जोशीले थे, चीयरफुल, वो ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले और आशावादी व्यक्ति थे। इतना मुसीबत झेलने के बावजूद भी दोनों कैसे थे? बहुत ही चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, किसमें? अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस मतलब इतना कुछ झेलने के बावजूद भी, डायरेस्ट मतलब बहुत बुरा स्ट्रेस झेलने के बावजूद भी बहुत ही चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे। एंड ऑफ मैरी, एंड ऑफ कोर्स उसकी वाइफ के बारे में उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था, जो पूरे क्रूशल, वो पूरे उस तूफ़ान में उस स्टीयरिंग को संभाले हुई थी। फॉर ऑल दोज क्रूशल, और उस संकट की घड़ी में उसने पूरे समय क्या हुआ था? उस स्टीयरिंग को संभाले हुई थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा क्या था? क्या थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, अपनी वो बेटी के बारे में सोचता है जो 7 साल की बेटी होती है, सुजैन, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। वो इसलिए सोचता उसके बारे में, वो इतनी मेच्योर रहती है जो कहती है कि वो अपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, चिंता में नहीं डालना चाहती थी, और इसीलिए इसने अपने हेड इंजरी के बारे में नहीं बताया अपने फादर को। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। और बाद में उसके सर का क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ, 6 माइनर ऑपरेशन हुआ, क्या निकालने के लिए? उसकी जो ब्लड जो था वो बार बार आके ब्लड क्लॉट जम जाता था, खून उसके स्किन और स्कल के बीच में। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और अपने 6 साल के बेटे जॉनथन के बारे में भी सोच रहा था, जिसको मरने से डर नहीं लगता था। वाओ। सो ये आपकी स्टोरी थी,
और जैसे आपने देखा कि जो सब लोग थे, चाहे वो क्रू मैन हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो मैरी हो, चाहे सुजैन, चाहे जोनाथन, वो सब डट के उन्होंने उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को फेस किया, उसको गो थ्रू उसमें से हुए, उसको फेस किया, एंड दे अल्टीमेटली ओवरकेम दैम। और उस तूफ़ान को, उस मुसीबत को उसने उस पर वो प्रबल हो पाए और आगे उन्होंने जीत हासिल की विदाउट गिविंग अप, और वो हार नहीं माने। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।